आसीन आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रक्षा सचिव, सचिव रक्षा उत्पादन, सचिव भूतपूर्व सैनिक कल्याण, सचिव रक्षा अनुसंधान तथा विकास, वित्तीय सलाहकार, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अतिथिगण व साथियों, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समारोह में मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय व आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी का सौभाग्य है कि हम भारत के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आरंभ हुआ को मना रहे हैं। हमें गर्व है कि हम आज़ाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं जिसमें भारत उन्नति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस गौरवशाली अवसर पर रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों व निदेशालयों द्वारा अनेक इनिशिएटिव लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ स्वतंत्रता दिवस 2021 के उपलक्ष्य में देश को समर्पित करने के उद्देश्य से विभागों द्वारा इनिशिएट की गई हैं, जिनका उद्घाटन आज माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं सबसे पहले रक्षा सचिव महोदय को स्वागत व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता हूं। स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह जी, एयर चीफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल भदौरिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरावने, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर श्री आनंद, सेक्रेटरी डिफेंस R&D डॉक्टर सतीश रेड्डी, FADS श्री संजीव मित्तल, यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन उत्सव में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जब आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर उठता है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें इस बात का गर्व है कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद हमारा देश विश्व में एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की तरह दुनिया को एक एग्जाम्पल बन गया है। हमें इस बात का गर्व है कि हम आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकतों की तरह उभरे हैं, चाहे वो दुनिया की इकॉनमी हो, चाहे वो हमारी सेना की शक्ति हो। हमारी सशक्त सेनाओं ने आज हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकतों में से एक बना दिया है। चाहे वो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड हो, चाहे वो IT का क्षेत्र हो जहां भारत दुनिया में माना हुआ एक सुपर पावर है। और पिछले कुछ वर्षों में जो एक इनोवेशन की लहर दौड़ी है, जो एक स्टार्टअप्स ने काम दिखाया है, जिसे आज इंडिया को स्टार्टअप इनोवेशन का हॉटस्पॉट माना गया है, ये सब हमारे पिछले 75 साल स्वतंत्रता के हमारी जो अचीवमेंट है उस सब पे हमें गर्व है। और उसको एक सेलिब्रेशन का ये जो अवसर आया है उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव को हमने सोचा कुछ हम अलग तरीके से सेलिब्रेट करें और इसमें हमारे सभी
हमारे मंत्रालय के सभी डिपार्टमेंट्स ने एकजुट होकर अपने प्रोग्राम कुछ जो 12 मार्च से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक लगातार चल रहे हैं, उनको इस 15 अगस्त को, जो कि 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में कुछ अलग करने की सोची और उसी के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया। क्योंकि ये प्रोग्राम लगातार चल रहे थे, इसलिए 15 अगस्त को ये प्रोग्राम इकट्ठा करने में हमें समय नहीं लगा। लेकिन जब हमने माननीय रक्षा मंत्री जी से इस प्रोग्राम के लिए कहा, उन्होंने सहर्ष इसके लिए समय निकाला। पिछले कुछ दिनों से पार्लियामेंट में बहुत अधिक व्यवस्था होने के बावजूद भी आज वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं और इस अवसर पर मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों की तरफ से, मंत्रालय के सभी अधिकारियों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत भी करता हूँ। मैं सभी यहाँ पे उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स, चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ, सर्विस चीफ्स, सेक्रेटरीज और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों का भी स्वागत करता हूँ। इस अवसर पे मैं जो कुछ इस अवसर पे नया हम लोग करने जा रहे हैं उसके बारे में 2 बात कहना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम में इस बार जो तय किया गया है वह आर्मी और बीआरओ मिलके पहली बार हमारे देश के जो 75 प्रमुख माउंटेन पासेस हैं उन पे जाके झंडा फहराएंगे और ये हमारी एक नई शुरुआत है कि हम अपने माउंटेन पासेस पे जाके अपना तिरंगे का सर और ऊंचा करेंगे, देश का सर सम्मान और बढ़ाएंगे। और इस सोच के लिए मैं बीआरओ और आर्मी दोनों को बधाई देना चाहता हूं। इस सफ़र की रवानगी आज माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा कुछ देर बाद होगी। उसी तरह हमारे देश के दूर दराज इंडियन ओशन में दूरों तक फैले हुए बहुत सारे से द्वीप हैं जहाँ पे शायद पहले कभी झंडा फहराने के लिए कोई था ही नहीं। इस बार कोस्ट गार्ड और नेवी मिलके इन 75 कुछ उनमें से 75 चुने हुए आइलैंड्स पे इस बार 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। इस एक यूनिक इनिशिएटिव के लिए मैं कोस्ट गार्ड और नेवी का भी खास तौर से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको स्वागत करना चाहता हूं, उन्होंने इस तरह की एक पहल की। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो है कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के, सेनाओं के जो योद्धा हुए हैं, जो वीर हुए हैं, उनको कभी भूल नहीं सकते। इंग्लिश में कहावत है, वी नो देम, वी डू नॉट नो देम ऑल बट वी ओ देम ऑल। हम सभी को जानते नहीं हैं लेकिन सभी के कृतज्ञ हैं। लेकिन ये जो ना जानने वाली प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन करने के लिए हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम दिया है गैलेंट्रीपीडिया। विकिपीडिया से आप सब परिचित हैं, अक्सर यूज़ करते हैं अलग अलग आवश्यकताओं के लिए। गैलेंट्रीपीडिया वो फैसिलिटी है जहाँ पे हम अपने गैलेंट अवार्ड विनर्स के बारे में लोगों से कंट्रीब्यूट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आइए आप शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज़ इस वीर योद्धा के बारे में, ताकि हमारे आने वाले बाकी सब लोग भी इनको जान सकें, आने वाली पीढ़ियां भी इनको जान सकें और ये चिरकाल के लिए अमर हो रहें। उसी तरह से इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष हिस्ट्री डिवीज़न द्वारा एक पुस्तक का विमोचन माननीय रक्षा मंत्री द्वारा किया जा रहा है आज, डीड्स ऑफ गैलेंट्री। इस पुस्तक में पुरानी पुस्तकों से जो हिस्ट्री डिवीज़न की है उसमें ये परिवर्तन है, ये पुस्तक आम लोगों के लिए बनी है, बच्चों के लिए बनी है, साधारण भाषा में बनी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ताकि जो हमारे योद्धाओं ने पिछले युद्धों में कमाल किए हैं, कमाल की वीरता दिखाई है, उसके बारे में आम आदमी, आम बच्चे भी इसके बारे में जानकारी कर सकें। उस श्रृंखला में ये पुस्तक बनाई गई है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी मिलिट्री हिस्ट्री डिवीज़न
मंत्रालय का इस तरह की और पुस्तकों को लेकर आएगा। अंत में हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के लिए इस वर्ष एक यूनिक प्रोग्राम गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देश के 75 अलग अलग हिस्सों में सेना और दूसरे मंत्रालय के संगठन मिलके हमारे जो पुराने गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनका धन्यवाद दे रहे हैं, राष्ट्र की कृतज्ञता उनको प्रकट कर रहे हैं। और ये श्रृंखला चल रही है, कुछ हो चुके हैं, कुछ प्रोग्राम आगे होने वाले हैं। मैं इसके एक छोटी सी कहानी सुना के ये बंद करना चाहता हूँ। इसी तरह का एक प्रोग्राम 6 अगस्त पिछले ही हफ्ते तिरुनेलवेली में हुआ। शौर्य चक्र श्री रामामूर्ति, जो पॉस्थुमस उनको शौर्य चक्र मिला था वो अब नहीं है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेंगा रामामूर्ति को उस फंक्शन में रिकग्नाइज किया गया और कृतज्ञता के उनको एक चेक भी दिया गया 1 लाख रुपए का। उसी फंक्शन में उसी समय निसंकोच श्रीमती रेंगा रामामूर्ति ने वो चेक कोविड रिलीफ वर्क के लिए डोनेट कर दिया। ये जो हमारी परंपरा है देश के लिए समर्पित होने की, ये अक्सर केवल हमारे वीरों द्वारा ही नहीं, उनके परिवारजनों में भी एक तरह से फैल जाती है। और यही इसी उस स्पिरिट को, इसी उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन और आगे बढ़ाएगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज के इवेंट्स में सबसे पहले हम जुड़ेंगे वरुणा नवल ऑफिसर्स मेस दिल्ली कैंटोनमेंट, जहां से एक फ्रीडम रन को माननीय रक्षा मंत्री महोदय द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। मैं इस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए कमांडर पुनीत सहगल को मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री रक्षा मंत्री जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, भारतीय नौसेना भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शंकर विहार दिल्ली कैंट में नौसेना कर्मियों और परिवारों के लिए एक स्वतंत्र दिवस दौड़ का आयोजन कर रही है। दौड़ का आयोजन 2 दूरी श्रेणियों क्रमशः 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में किया जा रहा है। दौड़ को माननीय रक्षा मंत्री द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। दौड़ की शुरुआत और समापन नौसेना अधिकारी मेस वरुणा से होगा। दौड़ का उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना और हमारे स्वतंत्र सेनानियों और सशस्त्र बलों के जवानों को हमारे देश के लिए दिए गए बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि देना है। इस दौड़ का उद्देश्य नौसैनिकों और उनके परिवारों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का आह्वान कराना भी है। इस उपलक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए नौसैनिक और उनके परिवारजन पूरे जोश से एकत्र हुए हैं। यह छोटा सा वीडियो नौसेना के नाविकों के द्वारा भारत के लोंगेवाला क्षेत्र से दिल्ली तक की दौड़ को दर्शाता है। अब मैं आप सबको धावकों के बीच में लेकर चलता हूं। इसके साथ मैं माननीय रक्षा मंत्री जी और नौसेना अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि स्टेज के सामने आकर दौड़ को फ्लैग ऑफ करें। भारत माता की, भारत माता के,
भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। इसके बाद हम जुड़ेंगे भारतीय सेना की टीम से, जो माउंटेन एक्सपेडिशन पर रवाना होने के लिए तैयार है। कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मेजर विकास सांगवान को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जय हिंद। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भारतीय सेना द्वारा भारत भर में बड़ी संख्या में गतिविधियों की योजना बनाई गई और उन्हें निम्नानुसार संचालित किया गया। 56 स्थानों पर बैंड डिस्प्ले, 8 स्थानों पर वीरता पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन, 48 स्थानों पर पुरस्कृत यंग ऑफिसर्स द्वारा मोटिवेशनल लेक्चर्स, देश भर में विभिन्न नदियों पर बोटिंग, आगरा में 75 सैनिकों द्वारा स्काई डाइविंग, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, 40 स्थानों पर वृक्षारोपण, 8 स्थानों पर रक्तदान शिविर और 75 स्थानों पर माउंटेन पासेस की स्केलिंग। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सेना की 75 टीमें माउंटेन पासेस की स्केलिंग कर रही हैं। आज अपना अभियान शुरू करने वाली टीमों का वर्चुअल फ्लैग ऑफ अब माननीय रक्षा मंत्री द्वारा किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य देश के नागरिकों में गर्व और इस विश्वास की भावना को पैदा करना है कि भारतीय सेना सभी प्रकार के इलाके और जलवायु में देश की रक्षा करने के लिए तत्पर है। जवानों के प्रयासों को देखकर देश के युवाओं में देश प्रेम और साहस की भावना उत्पन्न होगी। अब जिन टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है वे निम्न पासों की स्केलिंग करेंगे। लद्दाख क्षेत्र में सासेरला, कारगिल क्षेत्र में स्ताकपोचन दर्रा, गुरेज क्षेत्र में जेड गली, उत्तराखंड में सतोपंत, अरुणाचल प्रदेश में आरके पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में पॉइंट 4493। इन सभी पासों की ऊंचाई 15,000 से 17,000 फीट के बीच है। शेष 69 टीमें अपना अभियान 14 और 15 अगस्त 2021 को शुरू करेंगी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री से टीमों को हरी झंडी दिखाने का अनुरोध करता हूं। जय हिंद।
माननीय रक्षा मंत्री जी के कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा। भारत माता जय श्रीमान। माननीय रक्षा मंत्री जी के कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस वर्ष 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पूर्व आयोजित इवेंट्स में से एक इवेंट गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल की रीवैम्पिंग को माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च किया था। मुझे ये बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि पिछले 6 माह में इस पोर्टल को हमारे देश के वीर सपूतों की गौरव की गाथा को प्रदर्शित करने में देशवासियों की अभूतपूर्व सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जैसा कि इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव था, इसे पूर्ण रूप से एक डायनामिक और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है और निरंतर उन्नयन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पोर्टल हमारे गैलेंट्री अवॉर्डीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला एकमात्र ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल पर, जैसा कि रक्षा सचिव महोदय ने अपने व्याख्यान में बताया, हमारे वीरों से संबंधित जानकारी को और समृद्ध करने के उद्देश्य से एक नए मॉड्यूल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से देशवासी हमारे वीर सपूतों से संबंधित कंटेंट इस पोर्टल पर शेयर कर सकेंगे। वो चाहे पर्सनल फोटोग्राफ्स हों, सर्विस फोटोग्राफ्स हों, वीडियोज़ हों या कोई संस्मरण अथवा उनके जीवन से संबंधित घटना। इस मॉड्यूल को गैलेंट्रीपीडिया के रूप में डिज़ाइन किया गया है और इस पर जो भी कंटेंट अपलोड होगा उसे सीधा संबंधित अवॉर्डी के होम पेज के साथ भी मैप किया गया है, ताकि संपूर्ण जानकारी एक जगह पर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उपलब्ध हो। इस पूरे डेटाबेस को एक रिसोर्स सेंटर के रूप में भी प्रदर्शित करने का प्रावधान किया गया है। माननीय रक्षा मंत्री जी को मुझे बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि ये एक नई प्रकार की पहल रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसमें सीधा देशवासियों से जुड़कर उनके द्वारा प्राप्त जानकारी को वीर सपूतों के सम्मान में इस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया इस मॉड्यूल का लोकार्पण करें। अब मैं रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत से निवेदन करूंगा कि कृपया हमें संबोधित करें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एंड ऑल अदर प्रोटोकॉल्स फॉलोड, जिस तरह की रक्षा सचिव ने आपको बताया, मैं सीधा अपने वक्तव्य में आता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारा देश 75वीं स्वतंत्रता दिवस की ओर बढ़ रहा है और इसी कारण से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आप लोग जानते हैं, हमारे देश को आज़ादी एक तरफ तो महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई नॉन वायलेंट स्ट्रगल था और दूसरी ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आयने और उनके वीरों ने जिस प्रकार से अदम्य साहस और अपना बलिदान देते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई, इस पर हमें बहुत ही गर्व है। लेकिन आज़ादी के साथ हमारे देश का बंटवारा भी हुआ और बंटवारा के पश्चात हमें शायद ये यकीन हुआ कि अब हमारे देश में शांति का माहौल बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के शीघ्र पश्चात हमारे देश पे आक्रमण हुए और इसलिए हमारे को अपनी सशस्त्र सेनाओं को और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज़ को एक बार फिर
एकजुट होकर कार्रवाई करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ानी पड़ी। हमारा देश एक पीस लविंग देश है, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर कई मजबूरियां आई, हमारे को अपने सशस्त्र सेना के बलों को युद्ध की प्रक्रिया के लिए तैयार करना पड़ा। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें कुछ उद्देश्य दिए हैं और ये उद्देश्य हैं कि हमें अपने देश की इकोनॉमिक रिवाइवल पर ध्यान देना है, हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर विचार करना है, हमें टेक्नोलॉजी और अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ावा देना है, हमें मिलिट्री डिफेंस रिफॉर्म्स की ओर बढ़ना है, हमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ साथ टेररिज्म का भी खात्मा करना है। और इस प्रक्रिया के लिए हमें जो उद्देश्य दिए गए हैं उसमें हमारे मंत्रालय का काफ़ी हद तक योगदान रहा है और आने वाले सालों में ये योगदान रहेगा। देश की सशस्त्र सेनाओं ने आज तक हमारी जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे वो थल सीमा हो, समुद्री सीमा हो या आकाश की सीमाओं हो, उनको सही तरीके से दुश्मन के किसी भी कार्रवाई को विफल करने में लगातार कार्रवाई की है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले सालों में हम जिस तरह से अपनी सैनिक की कार्रवाई की प्रक्रिया में जॉइंटनेस के जरिए इंटीग्रेट करते हुए बदलाव लाने जा रहे हैं, इससे हमारी शक्ति और बढ़ेगी। और देशवासियों को हम ये यकीन के साथ कहना चाहेंगे कि जितने भी सशस्त्र बल हैं ये किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ हमारे साथ अन्य संस्थाएं काम करती हैं, DRDO है, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन एजेंसीज़ हैं, हमारे DPSUs हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, हम सब एक साथ एकजुट होकर कार्रवाई कर रहे हैं। कोविड की प्रक्रिया के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने रक्षा मंत्री के दिए गए आदेश जो दिए थे, बाकी सब डिपार्टमेंट्स ने एकजुट मिलकर जो देशवासियों की सेवा की है, इसके लिए हमारी काफ़ी सराहना हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनौतियाँ अभी भी आगे बाकी हैं और आने वाले महीनों में हमें इस पर खास विचार देना होगा कि किस प्रकार हम देशवासियों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश ने संसार के सामने एक ऐसी नींव रखी है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। हमारा देश का जो उद्देश्य रहा है वो है द वर्ल्ड इज़ वन, वसुधैवाय कुटुंबकम। और आने वाले सालों में हम दुनिया को इस मुद्दे पर पहुंचाने में ज़रूर सक्रिय रहेंगे। आज़ादी के 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं सदा सक्षम रहेंगी। आप बेफिक्र होकर काम करिए। हमारी जो अंदरूनी शक्तियां हैं उनको हमें कायम रखना है। अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई करता है जिससे कि हमारी एकता को तोड़ने पर अगर कोई कोशिश करता है तो उन संस्थाओं के खिलाफ हमें बड़े कठोरता से कार्रवाई करनी होगी। और इसी के साथ साथ हमें अपनी देश की एकता और अखंडता को कायम रखना होगा। तो स्वतंत्रता दिवस की एक बार सबको फिर बधाई देते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद सर। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें उसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। इसी श्रृंखला में रक्षा मंत्रालय द्वारा एक पुस्तक डीड्स ऑफ गैलेंट्री तैयार की गई है। इसके विमोचन कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं श्री अमलेश कुमार मिश्रा, डायरेक्टर, को मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री महोदय,
वरिष्ठ अधिकारी वृंद एवं अतिथिगण, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत मैं आप सभी का नमन करता हूं एवं सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए आज गौरव का दिन है, क्योंकि आज इतिहास विभाग के द्वारा रचित पुस्तक डीड्स ऑफ गैलेंट्री का विमोचन किया जाना है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई। यह युद्ध पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों ही क्षेत्रों में हुआ था, जिनमें कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं। 14 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया एवं पाकिस्तान के लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना। इस युद्ध में 13,000 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए, 20,000 घायल हुए और 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने युद्ध में प्रदर्शित वीरता के लिए 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र एवं 513 वीर चक्र सहित 600 से अधिक वीरता पुरस्कार प्राप्त किए। युद्ध में शामिल बलों को पूर्वी स्टार एवं पश्चिमी स्टार से भी सम्मानित किया गया। इस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के द्वारा प्रदर्शित वीरता को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे डीड्स ऑफ गैलेंट्री 50 ईयर्स ऑफ 1971 विक्ट्री नामक पुस्तक के माध्यम से पूरा करने का कार्य इतिहास विभाग ने किया है। आशा है यह पुस्तक युवाओं के लिए प्रेरणादायक होगी। इतिहास विभाग को यह कार्य सौंपने के लिए मैं रक्षा मंत्रालय का आभारी हूँ। जिन विद्वानों ने पुस्तक लेखन में अपना योगदान दिया है, वे सभी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय से पुस्तक का विमोचन करने तथा इस प्रयास को आशीर्वाद देने का अनुरोध करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सभी आभारी हैं इसके लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं डिप्टी कमांडेंट चांदनी, जो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा भारत के 100 द्वीपों में ध्वजारोहण करने से संबंधित कार्यक्रम का संचालन करेंगे। माननीय रक्षा मंत्री और समस्त अतिथिगण को भारत तटरक्षक का अभिवादन। भारतीय तटरक्षक देश का शांतिकालीन समुद्री सशस्त्र बल और प्रमुख समुद्री कानून प्रवर्तन संगठन है। अपने 4 दशकों से ज़्यादा के इतिहास में भारतीय तटरक्षक विश्व के सर्वोत्तम पेशेवर तटरक्षक एवं चौथे बड़े तटरक्षक बल के रूप में उभरा है। हम सुनिश्चित करते हैं एक सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वच्छ समुद्र, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय तटरक्षक को द्वीपों के सर्वेक्षण के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है। भारतीय तटरक्षक भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अंडमान व निकोबार और लक्षद्वीप के मुख्य भूमि और द्वीपीय क्षेत्रों में फैले 1,382 बसे हुए और निर्जन द्वीपों का निर्धारण करता रहा है। भारतीय तटरक्षक अपने समुद्री जहाज़ों और वायुयाना द्वारा निगरानी के दौरान सभी द्वीपों की मॉनिटरिंग भी सक्रिय रूप से करता आ रहा है, ताकि द्वीपों का प्रयोग नापाक गतिविधियों के लिए ना किया जा सके। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत के 100 बसे हुए और निर्जन द्वीपों पर भारतीय तटरक्षक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे।
भारतीय तटरक्षक ने अपने 2 समुद्री सीमा क्षेत्र, 5 क्षेत्रीय मुख्यालय, 16 जिला मुख्यालयों और 42 स्टेशनों में मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंश के रूप में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जैसे ट्री प्लांटेशन, साइक्लोथॉन, वॉकाथॉन, निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, मोटरसाइकिल रैलियां और मछुआरों के साथ सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम। अब मैं भारतीय तटरक्षक डायरेक्टर जनरल के नटराजन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ एवं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह माननीय रक्षा मंत्री से 100 द्वीपों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम के उद्घाटन का निवेदन करें। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। बंधन बरसती की लहरा देता है नाम हमारा, हस्ती वतन फरोशों की है गर्व बड़ा जो देश की सेवा में सैनिक हम बन पाए, हंसते हुए हम फर्ज के दीवाने घर आंगन कच आए, आग तिरंगे की रखेंगे कदम लिए तैयार है हम, जिस मिट्टी में जन्मे उस पे मरने को तैयार है हम, अछूत नजर लोहे का जिगर हम वीर सिपाही सागर के, हर लहर सलामी देती है हम तट रक्षक है भारत के, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं धन्यवाद। इक्कीसवीं सदी का भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली हैं, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली हैं। आज़ादी के बाद की 75 वर्षों की यात्रा सामान्य भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता का प्रतिबिंब है। आज हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना है।
देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति की ओर अग्रसर रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग से श्री अनुराग बाजपेयी जॉइंट सेक्रेटरी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे उनके विभाग द्वारा नए इनिशिएटिव्स के लॉन्च के कार्यक्रम का संचालन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी, गणमान्य अतिथि एवं वरिष्ठ अधिकारीगण, सबसे पहले मैं रक्षा उत्पादन विभाग और उसके अंतर्गत आने वाले DPSUs और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, मैं सचिव रक्षा उत्पादन एवं DPSUs की तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से 3 नई सुविधाओं के शुभारंभ का निवेदन करना चाहता हूं। सर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आपके नेतृत्व में निर्यात योग्य रक्षा उत्पादों का पोर्टफोलियो तैयार करने की पहल की है। जैसा कि सर विदित है कि हमने 2024-25 तक $5 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है और हम लोगों के सामने एक परेशानी ये आती कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो समय पे तैयार नहीं हो पाते हैं। उसी दिशा में ये पहल की गई है। इस पोर्टफोलियो की शुरुआत GSL ने फास्ट इंटरसेप्टर बोट से की है। इस पोर्टफोलियो की सुविधा से अब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बिना समय गंवाए किसी भी देश की डिमांड त्वरित गति से पूरी कर सकता है और ये हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, खास तौर पर बड़े इक्विपमेंट एवं सिस्टम्स के निर्यात में। सर, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो बटन क्लिक करें और इस पोर्टफोलियो को, जो कि एक्सपोर्ट रेडी डिफेंस प्रोडक्ट्स की बिगनिंग के लिए है और जिसमें हम फास्ट इंटरसेप्टर बोट से जो है उसका शुभारंभ मैं करवाना चाहूँगा आपसे। मैं सचिव रक्षा मंत्रालय से, रक्षा उत्पादन विभाग से रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को भी इस पहल के लिए बधाई। सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण DPSU है, उसने इंडिजिनाइजेशन और आत्मनिर्भरता की तरफ आपके नेतृत्व में एक अभूतपूर्व पहल की है और एक 30 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बंगलौर में स्थापित किया है। सर, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले हम इसका इंपोर्ट करते थे USA से, लेकिन अब इस फैसिलिटी को हमने खुद बना लिया है और हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे जो है हम 400 करोड़ के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकेंगे। सर, ट्रांसड्यूसर प्रोडक्शन फैसिलिटी सोनार सिस्टम्स में यूज़ होने वाले ट्रांसड्यूसर एलिमेंट से ट्रांसड्यूसर एरेज तक कंप्लीट एंड टू एंड विनिर्माण एवं परीक्षण सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। विनिर्मित ट्रांसड्यूसर्स की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक होती है। ये सुविधा 5000 किलोग्राम के परीक्षण लोड के अधीन 0.05 डिग्री रोटेशनल एक्यूरेसी के साथ हाई एक्यूरेसी पोजीशनल मेजरमेंट के लिए यूनिक है। इस सुविधा से एवरेज एनुअल टर्नओवर 75 से 80 करोड़ रुपए का अनुमानित है, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 200 करोड़ होने की संभावना है। सर, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि सर इसको क्लिक करके इस सुविधा का सर अनावरण करें।
सर अंत में रिसेंटली सर हमने कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ज़रूरत को महसूस किया था। आपके आह्वान पर हमारी DPSUs ने विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की पहल की। तदुपरांत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर भी काम शुरू किया और PM केयर के अंतर्गत BPL मेडिकल से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी प्राप्त की। इस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ONGC के लिए 30,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का निर्माण किया है। इसका निर्माण कार्य 4 महीने में पूरा हुआ है। इसके उत्पादन से 184 करोड़ रुपए के टर्नओवर की संभावना है। बेल के पास आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। आपको विदित होगा सर, लास्ट ईयर बेल ने ही वेंटिलेटर इंडिजिनसली डिज़ाइन वेंटिलेटर्स बनाने की शुरुआत भी की थी। अब इस समय मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस सुविधा का भी लोकार्पण करें। धन्यवाद सर। बेल को इस उपलब्धि के लिए बधाई। जय हिंद। श्रमेम सर्वम साध्यम। अपने इस सिद्धांत को सिद्ध करते हुए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 75 पासेस में भारतीय तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिस्टोरिकली इन दुर्गम मार्गों की परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियानों और मानवीय प्रवास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं BRO से कर्नल अजय जसवाल को आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी और अतिथिगण, भारत के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सीमा सड़क संगठन का एक महत्वपूर्ण और विशेष योगदान रहा है।
75 साल के इस राष्ट्र यात्रा में बीआरओ ने देश के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और सुरंगों का निर्माण किया है। वेदों में लिखा है, मृत्यु मुक्ष्य मामृतात्, अर्थात हमें दुख, कष्ट और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ना है, और यही संकल्प आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। आज हम आज़ादी से जुड़े हमारे वीर सेनानियों की स्मृति में एक बार फिर राष्ट्र निर्माण एवं आत्मनिर्भर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घोष पर स्वयं को समर्पित करेंगे। इसी श्रेष्ठ उद्देश्य के फलीभूत बीआरओ के कर्मयोगियों ने देश के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा देश को समर्पित भी किया था। देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में भी बीआरओ ने 75 मोटरसाइकिल और साइकिल अभियान चलाए। इस समय बीआरओ देश में सद्भावना और देशभक्ति को लोगों में जागृत करने के हेतु 75 चिकित्सा शिविर और 75 पौधारोपण अभियान भी चला रहा है। आज आज़ादी के पावन उत्सव को सच्ची भावना से मनाने के लिए बीआरओ के कर्मयोगियों ने देश के 75 ऊंचे दर्रों और स्थानों पर राष्ट्र ध्वज फहराने का दुरूह कार्यों को शुरू करने का संकल्प लिया है। आज बीआरओ की 75 टीमें इस ऐतिहासिक आयोजन को अंजाम देने के लिए रवाना होंगी। इनमें सबसे प्रमुख 19,300 फीट पर उमलिंगला दर्रा है, जो अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। इसके अलावा 15,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर 15 माउंटेन पास और 10,000 फीट से ऊपर 40 माउंटेन पास पर भी झंडा फहराया जाएगा। इसके अलावा मित्र देशों अटल टनल रोहतांग और ढोला सदिया पुल जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर भी राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। इन कठिन स्थानों पर झंडे फहराना बीआरओ का दृढ़ निश्चय का संकेत है और प्राकृतिक बाधाओं को लांघकर निर्माण द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने का एक अटल संकल्प। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, विशिष्ट सेवा पदक महानिदेशक सीमा सड़क संगठन से अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह से अनुरोध करें कि वो देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन टीमों को ध्वज दिखाकर 75 माउंटेन पास और स्थानों पर राष्ट्रध्वज फहराने के इस दुरूह कार्य करने के लिए इन टीमों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद सर। हाथ उठाना। जय हिंद। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। एनसीसी कैडेट्स द्वारा भारत के वीर सपूतों की प्रतिमाओं को एडॉप्ट करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से ये इनिशिएटिव लिया गया है। मैं इवेंट के संचालन के लिए ब्रिगेडियर अजय महाजन को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जय सर। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और सभी वरिष्ठ अतिथिगण, मुझे सभी को सूचित करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि विश्व के सबसे बड़े यूनिफॉर्म युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान भिन्न भिन्न कार्रवाई शुरू की, जिसमें ट्री प्लांटेशन, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, ब्लड डोनेशन, फिट इंडिया, शहीदों को सम्मान इत्यादि।
इन्हीं प्रोग्राम्स के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को प्रतिमाओं की रखरखाव और उनकी सफाई का एक अनूठी पहल भी की है। मान्यवर, ये नेक कार्य सप्ताह में एक बार किया जाएगा और इस कार्य का उद्देश्य है कि देश के नागरिकों में प्रतिमा की सफाई के अलावा जागरूकता पैदा की जाए और साथ ही साथ इन महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बारे में देश के नागरिकों को बताया जाए। राष्ट्रीय कैडेट कोर की इस पहल के अंतर्गत हर एनसीसी यूनिट ने एक स्टैच्यू को अपनाया है और इसके अलावा उनके क्षेत्र में जो बाकी भी स्टैच्यूज हैं उनके रखरखाव का भी जिम्मा लिया है। आज की तारीख में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने पूरे देश में 2187 प्रतिमाओं को अपनाया है। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर 825 लोकेशंस पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रही है। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच, अति विशिष्ट सेवा मेडल डीजी एनसीसी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी के द्वारा एनसीसी के आज के कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानियों के नमन का उद्घाटन कराएं। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच। मान्यवर, अभी हम आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डायरेक्टरेट में लाइव लेके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख डायरेक्टरेट के नगरोटा ग्रुप के एक सीनियर कैडेट अभी शहीद कैप्टन तुषार महाजन के स्टैच्यू के ऊपर रीत ले कर रहे हैं। अभी आपके सामने श्रीनगर ग्रुप से आए हुए एक कैडेट शहीद के स्टैच्यू के ऊपर रीत ले करते हुए दिखेंगे। श्रीमान कैप्टन तुषार महाजन के माता पिता अभी रीत ले कर रहे हैं। जय हिंद। मैं जूनियर अंडर ऑफिसर अमन किशोर, गवर्नमेंट एमएम कॉलेज सेकंड JNK बटालियन जम्मू, आज प्रतिमाओं के रखरखाव और उनकी सफाई के महत्व के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूं। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। आज़ादी के बाद भी हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सुरक्षा बलों ने भी इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत में अपने शूरवीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की प्रथा है। हम अपने शूरवीरों की प्रतिमा जगह जगह पर लगाते हैं। यह पाया गया है कि प्रतिमाएं तो लगा दी जाती है, परंतु कुछ दिनों के बाद उनका रखरखाव नहीं हो पाता है। नेशनल कैडेट कोर ने पूरे देश में इन शूरवीरों की प्रतिमाओं को अपनाने का जिम्मा उठाया है। अभी तक एनसीसी ने 2187 प्रतिमाओं को अपनाया है। हम एनसीसी कैडेट्स हर सप्ताह इन प्रतिमाओं की साफ सफाई करते हैं और इनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। शहीदों के जन्मदिन, वीरगति के दिन और शहीदी दिवस पर हम इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इनके जीवन से कुछ प्रेरणा भी लेते हैं। आज हम कैप्टन तुषार महाजन शौर्य चक्र जी की प्रतिमा को नो पैरा स्पेशल फोर्स में कमीशन लिया था।
21 2016 में कश्मीर के पैंतुआ में उन्होंने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस वीरता के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया था। जैसे कि आज हम कैप्टन तुषार महाजन जी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम एनसीसी कैडेट्स उनकी प्रतिमा का रखरखाव कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भारत देश में जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनका हर समय अच्छी तरीके से रखरखाव हो और हम उनके जीवन से हर समय प्रेरणा लेते रहे। जय हिंद। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की जान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, नशा ये हिंदुस्तान की आन बान और शान का है। जय। सिमिलर एक्ट इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ सभी यूनिट्स 825 लोकेशन में इसी समय पे साइमल्टेनियसली सभी जगह कर रहे हैं। जैन सर। ये रास्ता देख लीजिए। स्क्रीनशॉट। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा भारत में 75 स्थानों पर भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निवारण हेतु एक जनसंपर्क अभियान आज से प्रारंभ किया जा रहा है। मैं कार्यक्रम संचालन के लिए श्री हरि प्रसाद पुरी, जॉइंट सेक्रेटरी ESW को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रेस्पेक्टेड सर्विस चीफ्स और उपस्थित विशिष्ट अधिकारियों और देवियों सज्जनों, आज डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर आज़ादी का अमृत महोत्सव की ऐतिहासिक सेलिब्रेशन के पावन अवसर पर 75 विभिन्न शहरों में अपने माननीय वेटरन्स, वीर नारियों और उनके परिवारिक जनों के साथ स्थानीय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और रिकॉग्नाइज्ड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के पदाधिकारी के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, उनके कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, उनके समस्याओं को बारे में जानकारी के ले रहे हैं, जिनका निदान जल्द से जल्द किया जा सके। मेरा अनुरोध है कि माननीय रक्षा मंत्री महोदय इस जनसंपर्क कार्यक्रम का अपने शुभ कर कमलों से शुभारंभ करें। अभी रोहतक और जयपुर और लखनऊ जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसेस में कुछ एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों और एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा उसका कुशल मंगल पूछ के उनको प्रोत्साहित करें। एक दो नाम सर, जगह कौन सी? जगह के नाम है सर रोहतक और जयपुर और लखनऊ, ये तीनों अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। बाकी 75 जगह जो है हमारा अधिकारीगण और वो लोग जाके संपर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी हमारे यक्स सर्विसमैन इस समय स्थान पर मौजूद हैं, चाहे वह जयपुर हो, चाहे वह रोहतक हो अथवा लखनऊ हो, इस देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सभी भूतपूर्व सैनिकों का, यक्स सर्विसमैन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वैसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा बराबर यह प्रयत्न किया जाता है कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके समक्ष रिटायर होने के बाद जो तरह तरह की चुनौतियां, परेशानियां पैदा होती हैं, जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो,
उसका निराकरण किया जाना चाहिए और सतत यह प्रयत्न चलता रहता है। फिर भी मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों की सारी समस्याओं का समाधान यह हमारा केवल एक मंत्रालय ESW यंग सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट ही यह कर देगा। कमियां रह सकती हैं, लेकिन आप सबके सुझाव मैं चाहूँगा समय समय पर हमको प्राप्त होते रहें, तो उन सब सारी शिकायतों का निवारण करने में काफ़ी सुविधा होगी। आप लोग यदि कुछ कहना चाहते हो तो मैं स्वागत करूंगा। रोहतक से कोई? जैन सर, राकेश शर्मा मेरे साथ अतर सफाई अतर सिंह साहब हैं और कुलबीर साहब इधर जिले से हैं। हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। अतर सिंह साहब से कुछ कहना चाहेंगे साहब? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जयपुर? और आपसे अनुरोध है सहानुभूति विचार वन रैंक वन पेंशन और ये जुलाई 2019 से रिव्यू होने की करने का प्रयास करें। MSP और डिसेबिलिटी पेंशन इसमें उत्तर नहीं होना चाहिए, सभी रैंक का समान होना चाहिए। तीसरा सर, सेना के अंदर सेवादार प्रथा, सहायक प्रथा एक कलंक 370 की तरह आज से उम्मीद है इसको समाप्त किया जाए सर। इसके अलावा सर विडो पेंशन 65 एज तक पूरी पेंशन मिलनी चाहिए जैसे सिविल में मिलती है। 65 के बाद उनको 60% बेहतर की जाए। धन्यवाद धन्यवाद। सर मैं जयपुर से आपसे बात रखना चाहूंगा सैनिकों के बिहाफ पे। मेरा नाम है कर्नल देव आनंद और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि हमारी सेना में महिलाओं को आपने परमानेंट कमीशन देने की जो पहल की, आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। उसी मुद्दे पर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, कुछ 70 महिला ऑफिसर हैं, उसका भी आप ध्यान दें सर। और 2-3 मुद्दे हमारे सैनिकों के हैं कि जो सैनिक रिटायर्ड सैनिक हैं उनके जब नौकरी की बारी आती है तो जो मिनिमम वेजेज एक स्केल होता है सर हर स्टेट में, उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा है। आप उस पे जरा ध्यान दें, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि जो मिनिमम वेजेस से भी कम पर हमारे सैनिकों को नौकरी पर सरकारें रख ठीक मिनिमम वेजेस 18,000 है। दूसरा पॉइंट है सर, सेना के अंदर जब नौकरी कोई सैनिक करते हैं तो उस सैनिक की नॉन ऑपरेशनल कारण अगर मौत हो जाती है तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सिविल नौकरियों में हर नौकरी में ऐसा प्रावधान है। तीसरा हमारा है कि सर AFT जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें आप न्याय दिलाते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पर उसमें आज तक देखा गया जजेस की कमी और लोगों की कमी है। और लास्ट मेरा मुद्दा आपसे थोड़े समय में है कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं, सेना में बहुत सारे हैं सर। महिलाओं को आपने जोड़ा, बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो अधिकारी 10 साल की नौकरी करने के बाद अपनी जवानी खोने के बाद जब बाहर आता है तो कोई प्रावधान होना चाहिए जिसमें कुछ पेंशन या कुछ उसको सहायता दी जाए, ऐसा मेरा आग्रह है आपसे। और एक बार आपको पुनः बधाई देना चाहूंगा 370 के लिए महिलाओं को बराबर क्या है, आप बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। लखनऊ, रोहतक एंड लखनऊ हो गया? हो गई सर। अच्छा हो गया। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे समय समय पर यंग सर्विसमैन का डेलीगेशन मुझसे मिलता रहता है, बातचीत होती रहती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी समय समय पर उनसे मिलते रहते हैं, और जब कभी आप मिलना चाहेंगे तो मुझे मिलकर खुशी होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय हिंद। मैं नायब सूबेदार वाजपेयी लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ, सुन लीजिए। हाँ बोलिए वाजपेयी जी। चलिए, थैंक यू।
अब मैं DRDO द्वारा आज के कार्यक्रम से संबंधित इवेंट का विवरण आपके समक्ष रखने के लिए श्री संजय पाल, डायरेक्टर IT एंड साइबर सिक्योरिटी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, उपस्थित डिग्नेटरीज ऑन द डाइस, ऑफ द डाइस, इनवाइटेड गेस्ट, DGs and directors of DRDO and scientists and colleagues, viewers of this program online, आप सभी को देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के गर्व के पलों की सबको हार्दिक बधाई। As you know, DRDO is in the pursuit of self-reliance and committed for state-of-art technologies and delivery to the nations. Today we are celebrating this event to mark the national agenda. Although each lab of DRDO is celebrating Azadi Ka Amrut Mahotsav with various programs and initiatives in their respective labs and locations, however, 4 labs situated on high altitude and difficult terrain are participating in today's event live. I'll give a small glimpse of each of the labs and their programs and initiatives which they will be going through for some time to celebrate the Azadi Ka Mahotsav. DRL, this is the lab in Tejpur. Their main areas of work are vector surveillance, storage trials for various DRDO products, bioclimatological factors affecting on energy requirements on Army Air Force personnel, GIS technology for vector, water testing kit for DOT, biothreat mitigation program, biodigesters, and many more. Bihar. This is the lab situated at Leh. Their job is to augment fresh food availability for troops through participation of local farmers by developing appropriate agro-animal technologies to evolve the requirements for high altitude and cold region military support systems and drive the development, establishment of high altitude test range and test evaluation support, energy solutions for remote high altitude areas. Diber, that is situated in Haldwani. Their job is to carry out the R&D on bioenergy and biofuel, bioresource reserve conservation, improvement and judicious utilization for defense use, detection, protection and mitigation of biothreat to biobotanicals and environment in border areas. Now DGRE. This lab is situated in Manali. Their job is to carry out the research and development for snow and terrain related hazard assessment, forecasting, mitigation and engineering solutions, snow and terrain mechanics and material characterization, trafficability analysis and sensor-based solution for combat engineering, instrumentation and sensor design for geospatial research, modeling and simulation for snow and terrain analysis. Today, these labs are participating in this program for the flag off of the teams of scientists from laboratories at all the locations, that is DRL Tejpur, Dihar, Leh, Diber, Haldwani, DGRE, Chandigarh, to move border areas, villages in Arunachal Pradesh, अभी हल्दिया क्या दे रहा है? Siachen, Partapur, Nepal border. They will be visiting border high altitude villages, Salari, Kalakang, Changutwang, Udmari, Pithoragarh, Oli, Kanglang, La Paz, Changtang. DRDO team will be hosting flag with locals and army units as well as putting up camps for women's health and hygiene and tree plantation. This event also marks the flag hosting at world's highest terrestrial R&D lab at Shangla, Ladakh, that is at the altitude of 17,664 feet. As brief, DRL in Tejpur, Assam facilitates soldiers with combat efficiency in jungle warfare in northeast region. This lab also works for harnessing bioresources for the human cause, integrated control measures
for weeds and pests, developing technologies for controlling vector-borne diseases in northeastern region of the country. To reiterate, DHAR Defense Institute of High Altitude Research caters all the stringent needs of high altitude and cold region military support system and also provides high altitude technological solutions to the troops. Adding to this, DIBAR is dedicated for development of agro-animal technologies, energy solutions and greenhouse technologies for remote high altitude and cold desert areas. DGRE is for developing technologies for data gathering, processing, forecasting, monitoring, control and mitigation of landslides and avalanches, geoinformatic and digital atlas of different terrains. This lab is situated at various locations starting from Manali, Himachal Pradesh, Tawang, Arunachal Pradesh, Tejpur, Assam, and Lachung, Sikkim, and mountain meteorological centers at Srinagar, J&K, Oli, Uttarakhand, and Sasoma, Ladakh. With this small brief, now on behalf of DRDO, we request Honorable Raksha Mantri to please give green signal to flag off the teams of scientists of DRDO to move to various areas. For this, I invite Adhyaksh DRDO and Secretary DDR&D to please hand over the flag to the Raksha Mantri. These are all labs waiting for the flag off. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Jai Hind. भारत विभिन्न भागों में स्थित असाधारण, बहुविध और विशिष्ट परंपरागत जल निकायों से संपन्न है। ये जल निकाय पारिस्थितिक संतुलन का अनुरक्षण और पुनः स्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में हम कई शहरों में मुख्यतः जल निकायों के संरक्षण की कमी के कारण पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा अद्भुत पहल के रूप में देश भर में स्थित 62 छावनियों में 75 जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु एक योजना बनाई गई है, जिसे आज लॉन्च किया जाएगा। मैं श्रीमती सोनम यांगडोल, अपर महानिदेशक रक्षा संपदा से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर इस कार्यक्रम का संचालन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण और गणमान्य अतिथिगण, भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। रक्षा संपदा विभाग द्वारा 62 छावनियों में स्थित 75 वाटर बॉडीज़ का पुनरुत्थान का अभियान आज से शुरू किया जा रहा है, जो कि जल शक्ति अभियान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। इस कार्य से वाटर बॉडी के आसपास के क्षेत्र का जल स्तर बढ़ेगा और छावनी के रखरखाव और सौंदर्य में एक निखार आएगा। इस अभियान का शुभ आरंभ माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा अंबाला के सरदार पटेल पार्क में स्थित झील से किया जाएगा,
जो कि 2.25 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगले 3 महीने में 75 वाटर बॉडीज़ के पुनर्उत्थान को किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम में सबसे पहले हम अम्बाला कैंट के सरदार पटेल बाग में स्थित झील का ऑडियो विजुअल दिखा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी दिशा में रक्षा संपदा विभाग द्वारा 62 छावनियों में 75 जल निकायों के पुनरुत्थान के महत्वपूर्ण अभियान का शुभारंभ अंबाला छावनी से किया जा रहा है। हरियाणा में स्थित अंबाला छावनी 1843 में स्थापित हुई थी। अंबाला छावनी में 7 जल निकाय हैं, जिनका संरक्षण भूजल स्तर एवं पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। छावनी परिषद अंबाला ने इस दिशा में पिछले कुछ सालों में 2 जल निकायों का पुनरुत्थान किया है। इनमें से एक तोपखाना हिंदू उद्यान के समीप और दूसरा आकाश गंगा सामुदायिक केंद्र के समीप है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरदार पटेल उद्यान में स्थित झील के पुनरुत्थान का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। 16 एकड़ में फैले पटेल उद्यान में ये झील स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.25 एकड़ है। लगभग 250 साल पुरानी झील के सामने प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। कुछ समय से झील में पानी का स्तर कम हो रहा है, जिसकी वजह से झील को क्षति पहुंच रही है तथा क्षेत्रफल एवं जल भराव भी कम होता जा रहा है। झील के पुनरुत्थान का कार्य झील की खुदाई और पत्थरों की चिनाई के साथ शुरू किया जा रहा है। झील से रेत, पत्थर एवं मलबा निकाला जाएगा तथा शीघ्र ही क्षेत्र की नालियों की मरम्मत करके मल जल उपचार संयंत्र से जोड़ा जाएगा। उक्त कार्य को पूर्ण करने में 3 माह का समय लगेगा। इस पुनरुत्थान से आसपास के क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा तथा पर्यटन को भी प्रोत्साहन शीघ्र ही मिलेगा। इस कार्य से छावनी के रखरखाव एवं सौंदर्य में भी एक निखार आएगा। छावनी के निवासियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण आयाम होगा। छावनी परिषद अंबाला का ये सौभाग्य है कि भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सरदार पटेल झील के पुनरुत्थान का शुभारंभ किया जा रहा है। जय हिंद। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह इस अभियान का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें और मैं महानिदेशक रक्षा संपदा से अनुरोध करूंगी कि वह स्टेज पे आए। अब हम आपको सीधे पटेल पार्क में स्थित झील पे ले चलते हैं, जहां इस कार्य की शुरुआत की जाएगी। धन्यवाद। In celebration of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Indian Air Force on its part would be touching the sky with glory, with 75 daredevil skydivers jumping from 18,000 feet over the Chandan range in Jaisalmer sector. On the same day, on 15th of August,
An all-women tri-services mountaineering team led by the Indian Air Force would be summiting Mount Manirang at 21,700 feet peak in Himachal Pradesh, braving the landslides in this season in a show of grit, determination, and courage. In its commitment to environment, conservation, and symbolizing the 75 years of independence, the Indian Air Force would be planting 75 saplings each in 20 bases across the length and breadth of the country. भारतीय वायुसेना के इन जाबाजों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अब माननीय रक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया हमें संबोधित करें व हमारा मार्गदर्शन करें। इसको लगा के बोलना बड़ा कठिन काम होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन जी रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह जी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम.एम. नारवणे, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार जी और सेक्रेटरी ESW श्री B. आनंद एंड चेयरमैन एंड सेक्रेटरी DRDO डॉक्टर G. सतीश जी रेड्डी एंड सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस श्री संजीव मित्तल, मीडिया के मेरे मित्रों और यहाँ पर मौजूद सभी अधिकारी वर्ग, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उसके लिए मैं अपने रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। सामान्यतः मंत्री की ब्रीफिंग होती है जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन पार्लियामेंट चलने के कारण मैं ब्रीफिंग भी इसकी नहीं ले पाया था, इसलिए इस कार्यक्रम के संबंध में जैसी विस्तृत जानकारी हमको चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के बाद सचमुच मेरे अंदर एक संतुष्टि का भाव है कि एक प्रयत्न है हम लोगों के द्वारा और यह कार्यक्रम तो 1 वर्ष तक लगातार चलेंगे और स्वाभाविक है कि 1 वर्ष तक यदि कार्यक्रम चलेंगे तो कार्यक्रम इससे आगे के जो होंगे बेहतर होंगे और अच्छे कार्यक्रम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो यह कार्यक्रम किया गया है वह अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित है और इसमें सभी विभागों का एक सम्मिलित प्रयास है। उन सभी विभागों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। लोग ये कहेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का क्या औचित्य है, क्यों किया जाना चाहिए। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, सबसे बलवती भावना होती है। यदि मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करता हूं तो उससे हटकर जरा आप सोचें व्यक्तिगत स्वाभिमान। व्यक्तिगत स्वाभिमान पर ही चोट लगती है तो व्यक्ति चाहे बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति क्यों न हो उससे टकराने के लिए वह तैयार हो जाता है। वैसे हमारे सेना के जवान, हमारे तीनों सर्विसेज के जवान राष्ट्रीय स्वाभिमान को यदि कोई दुनिया की ताकत यदि चुनौती देती है तो उसका मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इसको करके दिखाया भी है हमारे जवानों ने। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक राष्ट्रीय चेतना जन सामान्य में जागृत तो होती ही है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव भी इसके कारण पैदा होता है। आज हम आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। कल्पना कीजिए,
यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां के अंदर न रही होती तो क्या हम आज़ादी का यह अमृत महोत्सव आज मना पाते? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है हर देशवासी के अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरूकता यह होनी ही होनी चाहिए। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और जब मैं कार्यक्रम देख रहा था तो इसमें आइलैंड के ऊपर झंडे फहराए जा रहे हैं, ये नदियों में कोस्ट गार्ड अपना वहाँ पर भी झंडे फहरा रहा है, ये समुद्र में भी नेवी भी इस रोल को कर रहा है, आर्मी भी अपना कुछ काम कर रही है, एयरफोर्स भी, सारे के सारे बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, सभी ने लगभग ऐसे ऐसे 75 कार्यक्रम किए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। मुझे लग रहा था कि केवल भारतवासी ही अमृत महोत्सव का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि सचमुच जल, थल, नभ, पहाड़, पठार और पासे जितने हैं सभी अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था। और प्रत्यक्ष यदि जाकर वहाँ देखना होता तो सचमुच उसका आनंद ही कुछ और होता, लेकिन वो संभव नहीं था। और तरह तरह के कार्यक्रम आपने देखे होंगे। विविधता में एकता, यही है भारत की विशेषता। कार्यक्रमों की विविधता हो सकती है, लेकिन लक्ष्यों में विविधता नहीं हो सकती है। इसको एक वाक्य में कहना हो तो हम कह सकते हैं, कार्यक्रमों में विविधता लेकिन लक्ष्यों में एकता। लक्ष्य हम सभी का एक है, कार्यक्रम हमारे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यही हमारे भारतीय संस्कृति का प्राण है। यही हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी ताकत है। हम तरह तरह के वेशभूषा वाले हो सकते हैं, तरह तरह की स्वाद को पसंद करने वाले लोग हो सकते हैं, तरह तरह की हमारी भोजन की सामग्री हो सकती है, बोलचाल तरह तरह की हो सकती है, लेकिन सारी विविधताओं के बावजूद भारत एक है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और अमृत महोत्सव मनाने के पीछे जो हमारी भावना है वह है स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की, संप्रभुता की, अखंडता की, स्वावलंबन की, और अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अमरत्व की। यदि यह अमरत्व का कंसेप्ट, अमरता प्राप्त करने का यदि कंसेप्ट भारत में न होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित न होती और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता भी सुरक्षित न होती। हमारा नौजवान, अब कल्पना कीजिए, अभी देख रहा था मैं कैप्टन विक्रम बत्रा, उसकी हिस्ट्री को कौन नहीं जानता, कैप्टन विक्रम बत्रा की। उन्होंने दिल मांगे मोर, माने ये तो पक्का विश्वास उनको हो गया है कि मैं जाने वाला हूं इस दुनिया से। कौन सा भाव है जिसने उन्हें प्रेरित किया? इसे हम लोगों को समझने की जरूरत है। यदि हम मृत्यु का वर्ण करेंगे तो अमरत्व को प्राप्त करेंगे, यह भाव उनके अंदर है। अमर होने का मतलब यह नहीं कि सदैव मैं याद किया जाऊंगा। अमर होने का मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि हम सूक्ष्म जगत में हैं तो मृत्यु का वर्ण करने के बाद हम विराट जगत में जाएंगे। हमारे यहां कहा भी गया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में। वो विराट कौन है? विराट वो परमात्मा है।
जो पूरे एक देश का संचालन नहीं करता है, एक राष्ट्र का संचालन नहीं करता, पूरी सृष्टि का संचालन करता है, उस विराट में मृत्यु के बाद मैं मिल जाना चाहता हूँ, जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, हम अमरत्व को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मृत्यु से अमरत्व की ओर, यह भाव। प्रेरित करता है सब कुछ अपना न्यौछावर कर देने के लिए। करके हमारे देश के जवानों ने इसको दिखाया है। और कहां से जवानों ने कहां से सीखा? नचिकेता यदि मृत्यु से सीधा प्रश्न पूछने का साहस जुटा सकता है, यह प्रसंग यदि न पढ़ा होता, कैसे भाव पैदा होता? मैं नहीं कहता हूं कि इसी प्रसंग को पढ़ा होगा, इसके अतिरिक्त अपने घर के बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, अन्य सब सारे लोग इस प्रकार के प्रसंगों की समय समय पर चर्चा करते हैं। इसके पीछे के भाव की, भले ही इस प्रसंग की चर्चा न करते हों, इसके पीछे की भावों की, भावना की, वह उसकी चर्चा करते हैं। यह कहां प्रसंग दुनिया के किस देश में मिलेगा कि नचिकेता ने मृत्यु के सामने भी प्रश्न किया? अब वो प्रश्नों पर मैं नहीं जाना चाहता, कौन से प्रश्न थे, क्या थे, क्योंकि लंबा विषय है। सावित्री, यमराज को उसने चुनौती दे दी। यह सब प्रसंग यदि कहीं पढ़ने को मिलेंगे तो केवल भारत में मिलेंगे, दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं मिलेंगे। और मैं समझता हूं कि इसका पूरा असर उसका पूरा प्रभाव हमको अपने देशवासियों के अंदर देखने को मिलता है। और सचमुच इस भाव को मन में सजो कर जिन लोगों ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने में अपने प्राणों की आहुति दी है, आज हम पहले दिन जब इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, तो मैं तहे दिल अपनी तरफ से भी, आपकी सबकी तरफ से भी और सभी देशवासियों की तरफ से भी मैं शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। मित्रों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, तो आप जानते हैं इतिहास को अपने सामने बनते हुए देखना एक सौभाग्य की बात होती है, लेकिन स्वयं इतिहास बनने का एक हिस्सा बन जाना यह और अधिक सौभाग्य की बात होती है। मैं तो देख रहा हूं 75 वर्षों के अंदर जो कुछ भी हुआ है सो हुआ है, लेकिन अब इसके आगे जो कुछ भी होगा, अमृत महोत्सव का जो इतिहास हम रचने जा रहे हैं, और ये इतिहास शताब्दी यानी 2047 में जब पूरा होगा, उस इतिहास का हिस्सा बनते हुए हम अपने को पाएंगे, तो हम और अधिक सौभाग्यशाली हैं। यानी अमृत महोत्सव का इतिहास बनते हुए ही केवल हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि अमृत महोत्सव का इतिहास जो बनने वाला है उसके हम हिस्सा बन रहे हैं। 75 साल पहले हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये कैसा सौभाग्य का क्षण है हम सबके लिए। 75 साल पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बहुत सारे ऐसे बहादुर आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने पहाड़ों में शरण ली थी। और 5 स्तंभ कौन होंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए करते हुए संघर्ष की जो कहानी है, एक तो उसकी जानकारी देशवासियों को होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को। मैं दावा नहीं करता कि सबको इस बात की जानकारी हो जाएगी, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि 75 साल पूरे होने पर आइडियाज क्या हैं, नए आइडियाज क्या हैं। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि लंबा समय लगेगा। तीसरी बात उन्होंने कही थी 75 साल पूरे होने पर हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, उन अचीवमेंट्स को समझिए, उनका मूल्यांकन करिए, उनकी समीक्षा करिए और आगे बढ़िए। हमारे एक्शंस अब आगे क्या होंगे, क्या हमको आगे करना है, चौथा पिलर। और अंत में उन्होंने कहा कि यदि हम आज़ादी का 75 वर्षों के बाद आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारे
75 रिजॉल्व्स, 75 हमारे संकल्प कौन से होंगे, 75 हमारे रिजॉल्व संकल्प कौन से होंगे कि भारत को हम एक महान भारत बना सकें, ऐसा भारत बना सकें जो महान ही न हो बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। एक ऐसे महान भारत का हम निर्माण करें। यह है इसके पीछे की सोच। सोच बहुत ही व्यापक है। अब इसके तय में जाने की जरूरत है। अब आज़ादी के संघर्ष की यदि मैं बात करूं तो हमारे देश की सैन्य परंपराओं के साथ साथ जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई है उसका एक गौरवशाली इतिहास है। और हमारी सैन्य परंपरा, कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई है, गलत है। मैं उदाहरण दे सकता हूं। हमारे यहाँ की सैन्य परंपरा जो प्रारंभ हुई है अंग्रेजों के आने के पहले से ही प्रारंभ हुई है। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, भारत के जो शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनको उठाकर कोई देखे। सो कॉल्ड जो प्रोग्रेसिव्स हैं उनकी समझ में बात नहीं आती है। बहुत पुरानी हमारे यहाँ की सैन्य परंपरा है। और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में विस्तार से हमारी क्या मिलिट्री स्ट्रेटजी, हमारी सैन्य रणनीति क्या होगी, इसकी चर्चा मिलती है। और हमारी सेना जो होती है, सेना का सुरक्षा की दृष्टि से क्या महत्व है, इसकी चर्चा मिलती है। और देश के लिए मर मिटने का भाव हमारे देश की सैन्य और हमारी सांस्कृतिक परंपरा में निहित है। प्रारंभ से ही है, ये कोई नया नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का यह विचार कहां से निकला है? दुनिया किसी दूसरे देश से नहीं निकला है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बड़ी है हमारी जननी जन्मभूमि। इसीलिए हम इस अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देते हैं। कहां से यह विचार निकला है? ये भारत की मिट्टी से यह विचार निकला है। भारत का आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले हमारे ऋषियों और मनीषियों के अंतर्मन से यह विचार निकला है। यही समझने की जरूरत है। और यह विचार सिंधु के उस छोर पर 2000 साल पहले भी था, 2500 साल पहले भी था, और 2020 में सिंधु के इस पार गलवान में भी यह विचार भारतीय सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वही विचार था जो हमारे गलवान के सैनिकों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा का स्रोत था। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है आइडिया 75 की। मैं संक्षेप में ही ये बातें रख रहा हूं। अब इसे बहुत सारी चीजें हैं और विस्तार में नहीं आना चाहता हूं। रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक बात, आत्मनिर्भरता की यहां पर मैं चर्चा करूंगा। इसे हम स्वीकार करेंगे। 75 वर्षों में भारत हमारा मजबूत हुआ है। आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न लगातार चलता रहा है, लेकिन और दृढ़ता के साथ इस संकल्प को पूरा करने का संकल्प लेने की जरूरत है, रिजॉल्व की जरूरत है। पूरा करेंगे, इसको निश्चित पूरा करेंगे। अब कहाँ हम जाने जाते थे कि हम नंबर 1 के इंपोर्टर हैं, वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, इन सब सारी चीजों के मामले में। आज क्या है? कम से कम वो तो हट गया। अब तो कोई ये नहीं कहेगा नंबर 1 के हैं, अब तो आगे नीचे। लेकिन एक जिजीविषा, इस भाव से, संकल्प के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज भारत अब नंबर 1 का इंपोर्टर नहीं रहा शस्त्रों का, और नीचे जाएंगे। यानी भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। उस दिशा में तेजी के साथ प्रयत्न चल रहे हैं। क्या क्या हुआ है इसकी जानकारी, क्योंकि इस मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकांश लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप सबको है, इसलिए बहुत डिटेल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.